हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। न्यू हो अगर चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। काफ़ी लोगों को मेरे यूज़र नेम से इंस्टा आईडी नहीं मिल रही थी, तो मैंने अब लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर सकते हो। ओके, तो आज का पार्ट शुरू करते हैं। वेनिंग और वेइंग आपस में बातें कर रहे थे। वेनिंग को सूशे के फ़ोन में एक और मैसेज मिला था जो लर्न ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से था। उस मैसेज में लिखा हुआ था, यिलिंग पैट्रियार्क ने नी ऑर्गेनाइजेशन के कैप्टन को जान से मार दिया है, क्लब की सिक्योरिटी बढ़ा दो। वेनिंग उस मैसेज को देखकर वेइंग से कहता है, नी ऑर्गेनाइजेशन के कैप्टन को किसी ने जान से मार दिया है और वो उसका इल्जाम तुम्हारे सर पर डाल रहे हैं। कहीं इसीलिए तो तुम्हारा ओल्ड फ्रेंड नी हुएसांग तुम्हें उस पार्टी में बुला रहा है, क्योंकि वो भी सोचता है कि शायद तुमने उसके कैप्टन को जान से मार दिया है। इस पार्टी में जाना खतरे से खाली नहीं होगा, ये एक जाल हो सकता है, तुम्हें नहीं जाना चाहिए विविशन। वेइंग कहता है, नहीं, हुएसांग ऐसा नहीं सोचता। वेनिंग कहता है, तुम कैसे कह सकते हो? सूशी के फ़ोन पर मैसेज है कि यिलिंग पैट्रियार्क ने नी ऑर्गेनाइजेशन के कैप्टन को जान से मार दिया है। यिलिंग पैट्रियार्क वो उसी मर्डर के लिए यूज़ करते हैं जो अंडरवर्ल्ड में ये सारे मर्डर कर रहा है, तो हो सकता है कि हुएसांग को पता चल गया हो तुम्हारे बारे में। वेइंग कहता है, तुमने खुद कहा था ना कि हुएसांग के पास मेरा फोटोग्राफ है, वो भी वही फोटोग्राफ जो लांग वांग जी ने गवर्नमेंट में दिया था मेरे बारे में पता लगाने के लिए। और ये फ़ोटो उसी दिन का था जब मैं लैंड क्लब में था, और नी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर की मौत भी उसी दिन हुई है। तो हुएसांग को साफ पता चल गया होगा कि मैं इस मर्डर में शामिल नहीं हूँ। याद है उसने क्या लिखा था? हम दोनों में कुछ कॉमन चीज़ें हैं, शायद वो इसी बारे में बात करना चाहता हो। वेनिंग कहता है, करेक्ट, और शायद हो सकता है इसीलिए हांगुनजुन को भी चिंगे बुलवाया है उसने। वेइंग और वेनिंग मिलकर पहले सूशे के अपार्टमेंट पहुंचते हैं, क्योंकि यानली को सूशे से खतरा था। सूशे फ़ोन पर बातें कर रहा था। सडनली वेइंग पीछे से आता है और उसके शोल्डर्स पर नाइफ से वार कर देता है। सूशे कहता है, कौन हो तुम लोग? क्या तुम मुझे जानते भी हो? वेइंग उसकी नेक पर नाइफ रख लेता है और कहता है, हम तो तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, पर शायद तुम हमें नहीं जानते। वेइंग कई बार उससे पूछने की कोशिश करता है कि आखिरकार उसे वो मैसेजेस कौन भेज रहा था, पर सूशे इतना ज़्यादा लॉयल था कि वो उस इंसान का नाम रिवील नहीं करता। आखिरकार वेइंग को उसे जान से मारना पड़ता है। वेनिंग अब वेइंग से कहता है, तुम इस गाला इवेंट में जाकर रहोगे ना, चाहे मैं मना करूं फिर भी? वेइंग कहता है, हाँ, मुझे जाना होगा और जानना होगा कि आखिरकार सूशे किसके लिए काम कर रहा था। वेनिंग कहता है, उन लोगों के पास तुम्हारा फोटोग्राफ है, क्लब वाला, तो अगर तुम मास्क पहन भी लो फिर भी अपनी बॉडी की वजह से तुम पहचान में आ सकते हो। वेइंग इस बात पर हंसने लगता है और कहता है, फिर मैं कुछ इस तरह बनकर जाऊंगा कि मेरी बॉडी भी कवर्ड हो जाए। नीज और लैंस दोनों ही जानते हैं कि मैं कैसा दिखता हूँ, और वो ये भी जानते हैं कि मैंने नी कैप्टन को नहीं मारा। फिर भी वो इस न्यूज़ को क्यों सर्कुलेट करवा रहे हैं, इस बारे में मैं जानना चाहता हूँ। ऑल्सो अगर ये उनकी एनुअल इवेंट है तो वेंचो वहाँ ज़रूर आएगा, मैं उसे भी वहाँ से पकड़ सकता हूँ। वेनिंग कहता है, फिर मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ दूँगा। वेइंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं ट्रेन से जाऊँगा, मुझे पता है कि वहाँ खतरा हो सकता है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम जंगचा के साथ रहो और उसे सब कुछ बताते रहो अगर मैं वापस नहीं भी आ पाया तो। अगर हुएसांग से मेरा कांटेक्ट हो पाया और मुझे पता चला कि वो हमारी साइड में है, मैं तुम्हें तुरंत सब कुछ बता दूंगा। वेनिंग कहता है, ऑल राइट, मैं तुम्हारे साथ चिंगी नहीं जाऊंगा, पर मुझे तुम्हारी हर घंटे की खबर चाहिए, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करना। वेइंग हाँ कर देता है। आखिरकार विविशन अकेला ही ट्रेन पकड़कर चिंगी तक पहुंच जाता है। जब वो उस गाला इवेंट में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि केटरर्स पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था और ना ही क्लीनिंग क्रू पर। उन लोगों की यूनिफॉर्म भी बिल्कुल लूज फिटिंग वाली थी। सिर पर उन्होंने हैट पहना हुआ था जिससे फूड में बाल ना गिर सकें, और किसी किसी के फेस पर मास्क भी थे। यहीं से वेइंग को आइडिया मिल जाता है और वो बिल्कुल उसी तरह खुद को ड्रेसअप कर लेता है। पर कुछ टाइम बाद उसे ऐसा लग रहा था कि इस मीटिंग में आना उसका बेकार ही रहा, क्योंकि उसे पता चलता है कि वेंचाओ की जगह वेंचू आया हुआ था। वेइंग जब वांगजी के पास से होकर गुजर रहा था तो उसे वांगजी की स्ट्रॉन्ग सेंट फील हो रही थी, जिसके बारे में वो कह रहा था, कोई अल्फा इतना डेंजरस कैसे स्मेल कर सकता है। एट द सेम टाइम मैं जब भी उसके पास होकर गुजरता हूँ मुझे इतना सेफ क्यों फील होता है। वेइंग ये सब सोच ही रहा था, तभी वेंचू उसके पास आकर कहता है, क्या तुम्हारे पास इस बेकार सी शैम्पेन के अलावा और कुछ नहीं है? वेइंग उसका कोई जवाब नहीं देता। वो दोनों बिल्कुल फेस टू फेस थे। अब वेंचू उससे कहता है, तुमने अपनी सेंट को मॉडिफाई किया है?
वेंचिंग ने वुयिंग को कुछ सेंट मॉडिफायर्स दिए थे जिससे वुयिंग की ओमेगा सेंट को कोई पहचान ना सके। तभी वेंचू कहता है तुम जरूर एक ओमेगा होंगी, पर पता नहीं क्यों तुम बहुत ही जाने पहचाने से लग रहे हो। वुयिंग मन में सोचने लगता है वेंचाओ तो एक नंबर का बेवकूफ़ था, पर लगता है वेंचू में दिमाग है। वो वेंचू से कहता है मुझे नहीं लगता कि हम पहले मिले हैं, और अगर आपको शैंपेन पसंद नहीं है तो आप बाहर जा सकते हैं, यहाँ एक ओपन बार भी है। वेंचू अब उसकी सेंट को फील करते हुए उसके नज़दीक जाता है और उससे कहता है अगर तुम्हारे कपड़े बदल दिए जाएं तो तुम काफ़ी यूज़फुल लगोगे। वो तुरंत एक नैपकिन पर अपना फ़ोन नंबर लिखता है और उसके पॉकेट में डालते हुए कहता है मुझे कल कॉल करना, शायद कल मैं तुम्हें एक डिफरेंट जॉब दिलवा दूँ और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पे भी करूँगा। वुयिंग वेंचू की बात पर बिल्कुल काम रहता है और सिर्फ हाँ में सिर हिला देता है, और वो ड्रिंक सर्व करते हुए एक हॉलवे की तरफ आ जाता है जहाँ कोई नहीं था। हॉलवे में एक ब्रेक रूम था जहाँ पर कैमराज नहीं थे, वहाँ कोई विंडोज़ भी नहीं थी, केवल एक डोर था। क्योंकि वेंचाओ यहाँ नहीं था तो वुयिंग का यहाँ कोई काम नहीं था, अब उसे इस ब्रेक रूम के थ्रू ही कैसे भी बचकर बाहर निकलना था। सीलिंग की तरफ एक छोटी सी खुली जगह थी, केवल वही एक जगह थी जहाँ से वुयिंग बाहर निकल सकता था। वो तुरंत वहाँ टेबल लगाता है, वो दूसरी तरफ क्लाइंब करने ही वाला होता है, तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। वुयिंग वहीं अपनी जगह फ्रीज हो जाता है। सैंडलवुड स्मेल से उसे पहले ही पता चल गया था कि कौन अंदर आया है। वांगजी दरवाज़ा खोलता है और तुरंत लॉक भी कर देता है। वुयिंग तुरंत उसकी तरफ मुड़कर देखता है, उसे पता था कि वांगजी ने अगर उसे फॉलो किया है तो वो उस पर हमला करेगा, पर गाला इवेंट में कोई भी अपने साथ वेपन्स लेकर नहीं आता। वुयिंग और वांगजी दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी वुयिंग अपने मास्क के पीछे से ही हंसते हुए कहता है लॉन्ग वांगजी, क्या तुम विश्वास करोगे कि मैं तुम्हें यहाँ सरप्राइज देने के लिए आया था? वांगजी अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है नहीं। वुयिंग अब उससे कहता है तुम कितने क्रूल हो। इससे पहले कि वुयिंग कुछ और कहता या रेडी हो पाता, वांगजी उसकी तरफ बढ़ता है और पूरी तरीके से उसके हाथों को जकड़ लेता है। वांगजी उससे कहता है तुम मेरे क्लब में क्यों आए थे? वुयिंग उससे कहता है तुमने मुझे कैसे पहचाना? वांगजी एक बार फिर आगे बढ़ता है। वुयिंग उसे अवॉइड कर लेता है। रूम क्योंकि काफ़ी छोटा था इसलिए ये गेम काफ़ी देर तक चलता है। एक छोटे से रूम में जिसमें केवल एक दरवाज़ा था, वहाँ वुयिंग और वांगजी अकेले थे, पर वुयिंग को इस बात से डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसके अंदर अराउजल होने लगा था। दूसरी तरफ अल्फा लॉन्ग वांगजी के साथ भी कुछ ऐसा ही था, क्योंकि वो वुयिंग को मारने की कोशिश नहीं कर रहा था बल्कि उसे ग्रैब कर रहा था। वुयिंग भी वांगजी के अल्फा सेंट से पता लगा सकता था कि इस वक्त वो भी अराउज्ड है। वुयिंग उससे कहता है लॉन्ग वांगजी, हाँ गुंजन, तुम्हें इस वक्त बाहर होना चाहिए था, और मैंने तो ये भी सुना है कि तुम किसी को भी नहीं बख्शते, फिर मेरे साथ इतना इजी पेश क्यों आ रहे हो? वांगजी के हाथ एक बार फिर वुयिंग के ऊपर थे। वो वुयिंग की गोल्डन आइज में देखते हुए कहता है क्या मुशन्यू मेरा एनिमी है? वुयिंग को पता था कि अगर वांगजी को वेवुशन या यीलिंग पेट्रिया के बारे में पता चल गया तो वो पक्का उसका एनिमी ही बन जाएगा, पर वुयिंग ऐसा नहीं चाहता था। वो अपनी पूरी ऑनेस्टी के साथ वांगजी से कहता है मैं तुम्हारा एनिमी नहीं बनना चाहता। वांगजी उससे कहता है फिर तुम क्या चाहते हो? ऐसा कहकर वांगजी ने अपने रफ मूवमेंट्स को बिल्कुल रोक दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे वांगजी उसे ऑफर कर रहा है। पूरे रूम में सैंडलवुड और अराउजल की सेंट फैल गई थी, जिससे वेवुशन कुछ नहीं सोच पा रहा था, बस उसे वांगजी और अपने बीच में एक हीट का एहसास हो रहा था। वांगजी का फ़ोन स्लोली वाइब्रेट कर रहा था, पर वांगजी ने अपने फ़ोन को टच भी नहीं किया था। वो वुयिंग के रिप्लाई करने का इंतज़ार कर रहा था। वुयिंग उससे कहता है अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं चाहता हूँ तुम वो फिनिश करो जो तुम क्लब में कर रहे थे। ये एक तरीके का डेयर था, पर वुयिंग इस बात को लेकर कम्प्लीटली सीरियस था। वुयिंग अपना मास्क उतार देता है। वांगजी एक कदम और उसकी तरफ चलते हुए कहता है मार्क योर वर्ड्स मुशन्यू। वुयिंग इस बार पीछे नहीं हटता। अगले ही पल वांगजी वुयिंग को पास ही की वॉल पर पिन कर देता है और उसकी रिस्ट को उसके हेड के ऊपर टाइटली पकड़ लेता है। वांगजी के बिग हैंड्स वुयिंग की रिस्ट को पूरी तरीके से क्रश कर रहे थे और हर जगह मार्क्स छोड़ रहे थे। वुयिंग भी वांगजी की सेंट में गहरी सांसें लेने लगता है। वो उससे कहता है तुम्हें क्या चाहिए होंग गुंजन? इस वक्त तुम आंसर्स चाहते हो या मेरे साथ इंटीमेट होना चाहते हो? वांगजी अपनी ग्रिप को और भी टाइट करते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मुझे दोनों चाहिए।
वांग जी का फ़ोन अभी भी वाइब्रेट कर रहा था। वहीं को अंदाज़ा हो गया था कि शायद लैन ऑर्गेनाइजेशन में अब तो पता चल भी गया होगा कि सुशे की मौत हो चुकी है। विंग डिसाइड करता है अगर वांग जी को दोनों चाहिए तो वो उसे आज वही देगा। वो तुरंत जंप लगाता है और अपने दोनों लेग्स को वांग जी की वेस्ट के थ्रू रैप कर लेता है। वांग जी भी विंग के पूरे वेट को साथ लेता है। पहली बार अपनी लाइफ में विंग को इतना ज़्यादा अराउज्ड फील हो रहा था। उसने जो अपनी बॉडी पर ओमेगा सैंड को ब्लॉक करने के लिए ब्लॉकर्स लगाए हुए थे, अब वो भी काम नहीं आ रहे थे। उस छोटे से रूम में हर जगह विंग की शार्प सेंट फैल चुकी थी। वो तुरंत वांग जी के लोअर लिप पर बाइट कर लेता है। वांग जी एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है, पर उसके बाद वो भी विंग के माउथ को लिक करने लगता है। वो उसे वॉल पर बहुत हार्ड तरीके से स्लैम करता है। विंग को ऐसा फील हो रहा था जैसे वांग जी आज पूरी तरीके से उसे खा ही जाएगा। वांग जी अब अपने हाथों को विंग की वेस्ट लाइन तक ले जाता है और एक बार में ही उसकी पैंट्स को निकाल देता है। विंग को इस तरह किसी ने भी कभी टच नहीं किया था। वांग जी ने विंग की बैक को पकड़ा हुआ था जहां वो उसे रब कर रहा था। कि विंग के हैंड्स अब फ्री हो चुके थे, वो तुरंत अपने हाथों को वांग जी के परफेक्ट बालों में ले जाता है और एक बार फिर उन दोनों के माउथ को आपस में क्रश कर देता है। उन दोनों के बीच अब फ्रिक्शन बढ़ चुका था। वांग जी अपना माउथ अलग करता है और तुरंत विंग के थ्रोट पर हार्शली सक करता है जहां उसे बहुत गहरा निशान हो जाता है। इस वक्त विंग जिस तरीके की आवाज़ें कर रहा था उसे खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि ये आवाज़ें वही कर रहा है। उसकी इंटायर बॉडी जैसे लॉकअप हो गई थी। वांग जी ने उसे लॉक कर लिया था। उसके लेग्स शेक कर रहे थे। वांग जी जब अपनी पैंट्स भी निकालने लगता है तो विंग कहता है, मुझे लगा था कि मुझे हंगुन चुन के साथ रात बिताने के लिए प्रॉपर कपड़े पहनने होंगे। वांग जी अपने दांत पीसते हुए कहता है, तुम्हारे लिए एक एक्सेप्शन बना रहा हूँ। अचानक से वांग जी का फ़ोन फिर से बजने लगता है। वांग जी की लस्ट एक सेकंड के लिए कट डाउन हो जाती है। वो कर्ज देते हुए फ़ोन उठाता है, पर अभी भी उसने विंग को वॉल पर पुश किया हुआ था। जैसे ही वांग जी फ़ोन उठाता है उसकी पूरी बॉडी एकदम रिजिड हो जाती है। वो तुरंत विंग से पीछे हट जाता है। विंग को पता चल गया था कि वांग जी को सुशे की मौत के बारे में पता चल चुका है। तभी उनके दरवाजे पर नॉक भी होता है। वांग जी फ़ोन वापस अपनी पॉकेट में रखता है और विंग के कानों में कहता है, यहाँ से हिलना मत। वांग जी दरवाज़ा खोलते हुए बाहर जाता है। तभी विंग मौके का फ़ायदा उठाता है और जो टेबल उसने रखी हुई थी उस पर चढ़कर वो बाहर जंप लगा देता है। जब वो बाहर आ जाता है तो वो रूफ टॉप से देखता है वांग जी उस रूम में आकर बहुत ज़ोर से चिल्लाया था, पर विंग वहाँ से एक बार फिर गायब हो जाता है। वांग जी ने मुशन्यू को फॉलो करने की कोशिश की, इसलिए नहीं क्योंकि वो उसका प्लान था, बल्कि वो सच में मुशन्यू को चाहता था। हालांकि ये उसके कैरेक्टर के बिल्कुल बाहर था, वो ये जानता था, पर फिर भी उसे ये लग रहा था कि मुशन्यू जैसा खुद को दिखा रहा है वैसा वो नहीं है। उसने अपनी सेंट ब्लॉकर्स के थ्रू ब्लॉक की हुई थी, पर फिर भी मुशन्यू में कुछ तो ऐसा था जो वांग जी को बहुत गहराई तक फील हुआ था। जिस तरह मुशन्यू ने उससे कहा था, मैं तुम्हारा एनिमी नहीं बनना चाहता, उसकी आंखों में एक सच्चाई, एक ईमानदारी वांग जी को दिख रही थी। जिस तरह मुशन्यू ने कहा था कि मैं चाहता हूँ तुम वही फिनिश करो जो तुमने क्लब में शुरू किया था, वांग जी के लिए वो एक ऑफर और टॉन्ट दोनों थे। मुशन्यू को पता था कि वांग जी कैसा इंसान है, पर फिर भी उसने वांग जी को एक डेयर देने की हिम्मत की। जब मुशन्यू ने अपना मास्क निकाला था, वांग जी को एक सेकंड के लिए वो बहुत ब्यूटीफुल लगा था। उसका फेस बहुत एक्सप्रेसिव था। ऐसा लग रहा था कि उसके फेस पर काफ़ी सारे इमोशंस हैं जिन्हें वो छुपाए हुए है। मुशन्यू के साथ बिताया हुआ वो समय वांग जी के लिए इनफ नहीं था। मुशन्यू के जाने के बाद जो फ्रस्ट्रेशन वांग जी को हो रही थी, पार्शली वो इसलिए थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो गया था मुशन्यू को लेकर, और उसे आज से पहले कभी भी किसी ओमेगा के लिए इतना पोजेसिव फील नहीं हुआ था। उसका ब्लड बुरी तरह हीट हो रहा था। एंगर इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि अगर मुशन्यू फिर से उसके सामने आएगा तो वो शायद ही खुद को कंट्रोल कर पाएगा। पर वो एंगर इस वजह से नहीं था क्योंकि वो सेक्स नहीं कर पाया था, बल्कि इस वजह से था क्योंकि मुशन्यू ने एक बार फिर उसके साथ गेम खेला था। वांग जी नहीं समझ पा रहा था कि आखिरकार उसका गेम है क्या, वो करना क्या चाहता है। वांग जी ने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को मुशन्यू को ट्रैक करने के लिए भी भेजा था, पर कोई भी उस ओमेगा को ट्रैक नहीं कर पाया था।
ओके गाइज, इस पार्ट को मैं यही ख़त्म करती हूँ। आई होप ये एडवेंचरस सा पार्ट भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वुयिंग ने एक बार फिर वांग जी के साथ गेम खेला। हालांकि वो ऐसा चाहता तो नहीं है और दोनों की तरफ से फीलिंग्स थोड़ी थोड़ी सी तो दिखने लगी हैं। लेट्स सी आगे स्टोरी में क्या होता है। आज का पार्ट भी आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।